हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, जैसे कि हम यूनिट 3A पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। यूनिट 3A यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन यहाँ पे हम कर रहे थे, जिसमें यूनिट 3A हमने स्टार्ट कर रखी हुई थी। इसका कुछ टॉपिक हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया है, ठीक है। आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है यहाँ का, वो रहेगा आपका पर्सनालिटी और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। हम सिर्फ यहाँ पे पर्सनालिटी और क्या कौन कौन सी थ्योरीज हैं हमारे सिलेबस में पर्सनालिटी की, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वही डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरीज जो है पर्सनालिटी की, उसकी हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो काफी ज्यादा है। अगर डिटेल में समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और भी जितने भी एग्जाम्स होते हैं एक्सेप्ट सीटेड, सब जगह वहां पे आपको पर्सनालिटी के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन की, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है? अगर आपको पर्सनालिटी को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि किसी की पर्सनालिटी, आप बोलते हो कि हाँ इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हाँ दे आर लॉयल, ठीक है, शी इज वेरी जेनरस, ठीक है, केयरिंग, ठीक है। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो थॉट्स हैं, उसके फीलिंग्स हैं, ठीक है। हर कोई डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है, उसके एक्शंस हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किसी पर्सन की जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, जिससे वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें बताना पड़ता है। हाँ, ये ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। तो गुड और बैड यहाँ पे क्या है? उसकी पर्सनालिटी है, ठीक है। तो ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग है, ऑल आर पर्सनालिटी। क्लियर है? अब ये जो वर्ड है पर्सनालिटी, वो कहाँ से आया आपका? ये एक लैटिन वर्ड से आया, दैट इज पर्सोना। मतलब क्या है कि देखा जाए तो पर्सनालिटी क्या होता है? एक तरीके का मास्क है। जो भी एक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने जो भी रोल्स हैं उसको प्ले करने के लिए, मतलब किसी करेक्टर को प्ले करने के लिए वो एक मास्क को पहनते हैं, दैट इज द पर्सनालिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सोना। मतलब ये एक लैटिन वर्ड है जिससे ये पर्सनालिटी निकल के आया। क्लियर है जी? आगे, पर्सनालिटी डिस्क्राइब करता है यूनिक पैटर्न। जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं तो ये यूनिक पैटर्न भी इसको बोलते हैं। इसकी एक वर्ड है, इसको आप ध्यान रख सकते हो कि अगर यूनिक पैटर्न आता है पर्सनालिटी के बारे में तो ये चीज सही है, क्योंकि ये यूनिक है, मतलब हर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को बता देता है, ठीक है। क्या यूनिकनेस है उसके अंदर, वो चीज यहाँ पे वो डिफाइन करता है। ओवरऑल ये प्रोडक्ट होता है बायोलॉजी का, इन्वायरमेंट का। क्लियर है जी? फॉर एग्जाम्पल, पर्सनालिटी को कह सकते हैं कैन बी फाउंड इन हाउ वी डिस्क्राइब अदर्स पीपल्स ट्रेट। हम कैसे दूसरे पीपल की ट्रेट्स को डिफाइन करते हैं। शी इज अ जेनरस, केयरिंग, बिट ऑफ परफेक्शनिस्ट। ये सब क्या है? ये आप क्या करो, किसी गर्ल की पर्सनालिटी को डिफाइन कर रहे हो, पर्सनालिटी को बता रहे हो, है ना। तो ये होता है आपका पर्सनालिटी। तो सिंपल सा पर्सनालिटी जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड पर्सोना से निकल के आता है, जिसका मतलब होता है मास्क, ठीक है। तो पर्सनालिटी क्या है? हमारा एक मास्क है जो लोग वोर करते हैं, पहनते हैं किसी करेक्टर को प्ले करने के लिए, है ना। जो भी लोग होते हैं, ये एक्टर्स जो भी हैं, ये क्या करते हैं? इस मास्क को पहनते हैं किसी करेक्टर को पोर्ट्रेट करने के लिए। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। अब पर्सनालिटी की कई सारी डेफिनेशन सबने दी थी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उन्हीं डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब बात करते हैं वॉटसन। वॉटसन ने 1930 में पर्सनालिटी के बारे में क्या बोला? पर्सनालिटी इज अ सम ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी ध्यान रखो, सम ऑफ एक्टिविटीज के बारे में बात किसने की थी? वॉटसन जी ने की थी, ठीक है। दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। मतलब किसी की को लॉन्ग टाइम तक जब आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज को सम करके आप उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हो। तो वॉटसन के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी ये होता है, क्या होता है? सम ऑफ एक्टिविटीज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉर्टन जी ने क्या कहा था, मॉर्टन प्रिंस 1929 में, ठीक है। पर्सनालिटी इज अ सम टोटल ऑफ ऑल बायोलॉजिकल इननेट, ठीक है। आपको क्या करना है, अब जैसे बहुत सारी डेफिनेशन है, सबने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, हम सबकी डेफिनेशन को रट तो नहीं सकते ना, तो हम क्या करेंगे, उनके कीवर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अगर सम ऑफ एक्टिविटीज की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है, और तो वो क्या हो जाएगा आपका? वॉटसन हो जाएगा, मतलब बिहेवियर से, ठीक है। पर्सनालिटी में आगे बात कर रहा है सम टोटल ऑफ बायोलॉजिकल इननेट, मतलब बायोलॉजिकल इननेट डिस्पोजिशंस के बारे में अगर बात कर रहा है, इम्पल्सेस, टेंडेंसीज, एपेटाइट्स, इन सब के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मॉर्टन हो जाएगा।
ठीक है जी। अब ऑलपोर्ट की बात करते हैं, ऑलपोर्ट हमें थ्योरी में भी पढ़नी है ना। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनालिटी क्या है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। तो इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात किसने बताई है, ओलपोर्ट जी ने बताई है पर्सनालिटी में। क्लियर है जी। तो इसको आप कीवर्ड से ऐसे ध्यान रखो, तो डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं कैटल पे। पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। किसी गिवन सिचुएशन वो कैसे रिएक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, ये है उसकी पर्सनालिटी। तो ये किसने बोला है, कैटल ने बोला है। क्लियर है। इसको याद कैसे रखते हैं, इसको हम याद रख सकते हैं गिवन सिचुएशन मतलब प्रिडिक्शन। ठीक है, किसी भी गिवन सिचुएशन में, ठीक ऐसे याद कर लो। आइजिंग्स ने क्या बोला है, पर्सनालिटी इज मोर और लेस स्टेबल। मोर और लेस स्टेबल एज अ कीवर्ड यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हो, मोर और लेस स्टेबल। ठीक है, एंड इंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन कैरेक्टर। टेम्परमेंट, इसको यहाँ से ऐसे, टेम्परमेंट की बात किसने की है, इज आइजिंग्स ने दी। इंटेलेक्ट, फिजिक्स विच डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट। तो इन सब डेफिनेशंस को आपको रटना नहीं है, इसको सिर्फ कीवर्ड से ध्यान रखना। अगर सम ऑफ एक्टिविटीज में बात करते हैं कि किस मतलब जितनी भी सम मतलब किसी की भी सम ऑफ एक्टिविटीज को हम लॉन्ग टाइम तक अगर ऑब्जर्व करें तो एक रिलायबल इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, तो वो हो जाएगा वॉटसन। ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकल इननेट की बात करें तो मॉर्टन प्रिंस हो जाएंगे। अगर हम डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑलपोर्ट ने दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कीवर्ड निकालने है ना। कैटल की बात करेंगे तो उन्होंने बोला था कि किसी भी गिवन सिचुएशन में कैसे प्रिडिक्ट करता है कोई भी इंसान, तो वो हो जाएगा प्रिडिक्शन, आपका कैटल ने दिया है। ठीक है, टेम्परामेंट की बात किसने की, आइजिंग्स ने किया। क्लियर है जी, इसमें कोई दिक्कत। ठीक, आगे चलते हैं फिर। अब बात करते हैं थ्योरीज। ठीक है, अब ये बहुत सारी डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन इन लोगों ने दी। उसके बाद हम बात की कौन कौन सी थ्योरीज है पर्सनालिटी की। देखा जाए तो पर्सनालिटी की जो मेन थ्योरी आती है आपकी, वो टाइप और ट्रेट आती है। लेकिन हम इसमें यहाँ पे कई सारी थ्योरीज के बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी दे रखा हुआ है। ठीक है, अब थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में अगर बात करें, थ्योरीज अडॉप्टिंग द टाइप अप्रोच। अगर हम टाइप अप्रोच में बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि हमें टाइप अप्रोच में किसके किसके बारे में पढ़ना है, ट्रेट अप्रोच में किसके बारे में पढ़ना है, साइको एनालिटिकल में किसके बारे में पढ़ना है, टाइप कम ट्रेट में किसके बारे में पढ़ना है ना। तो उसके बारे में मैं लिख दे रही हूँ, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे आपको क्लासीफाई करने में आसानी रहेगी। अगर कैटल की थ्योरी है, ओलपोर्ट की थ्योरी, तो ये किधर आता है ये। ठीक है, तो ये आपको आइडेंटिफाई, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ये टाइप में आएगा, ट्रेट में आएगा, साइको में आएगा, सिगमंड फ्रॉइड किस में आएगा, ह्यूमनिस्टिक में किसका आएगा, कार्ल रोजर आएगा, है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, तो थ्योरीज अडॉप्टिंग द टाइप अप्रोच में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आएंगे आपके हिपोक्रेट्स। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इस जगह पे लिख रही हूँ। यहाँ पे कौन आ जाएंगे आपके, हिपोक्रेट्स आ जाएंगे। इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं आगे इसको पढ़ाऊंगी भी, लेकिन फिर भी ध्यान रख लो, थोड़ा सा क्लासिफाई करने में आसानी रहेगा। फिर आते हैं आपके क्रिश्मर। ठीक है, क्रिश्मर जी हो गए। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे शेल्डन। ठीक है, शेल्डन, फिर जंग। ठीक है, ये सब कहाँ पे आएंगे आपके, टाइप अप्रोच में आ जाएंगे। ठीक है, ये सब कहाँ पे आएंगे आपके, टाइप अप्रोच में आ जाएंगे। टाइप अप्रोच क्या होती है आपकी, थोड़ा सा समझ भी लो। ठीक है, टाइप अप्रोच का मतलब क्या होता है। ठीक है, टाइप अप्रोच में हम क्या करते हैं, ह्यूमन की जो पर्सनालिटीज होती है ना, ह्यूमन की जो पर्सनालिटी होती है उसको हम क्या करते हैं, क्लियरली डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियरली उसके बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेंगे, सोमैटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, है ना, ब्लड टाइप को डिफाइन करेंगे, फ्लूइड क्या होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये सारी आपकी किस में आ जाती है, आपकी टाइप अप्रोच में आ जाती है। क्लियर बात। ठीक, इसमें आपका अगर देखा जाए, ये जो टाइप अप्रोच का क्लासिफिकेशन होता है वो बेसिकली 3 एलिमेंट पे बेस्ड होता है। मैं आगे इसको डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ऐसे बता दे रही हूँ कि जो क्लासिफिकेशन होता है टाइप अप्रोच में, वो 3 एलिमेंट पे बेस होता है आपका, जिसमें आपका आता है पित्त, वत, कफ। ठीक है, पित्त, वत, कफ, ये आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब आ जाते हैं थ्योरीज अडॉप्टिंग द ट्रेट अप्रोच। अगर हम ट्रेट अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, ओलपोर्ट की थ्योरी। यहीं पे लिख रही हूँ, दिख रहा होगा आपको, ओलपोर्ट की थ्योरी। ठीक है, ओलपोर्ट की थ्योरी हो गई, और कैटल की थ्योरी।
कैटल की थ्योरी हो गई। ये दोनों यहाँ पे आपकी ट्रेड अप्रोच में आ जाती हैं। उसके अलावा अभी हमने आइजिंग्स की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, वो कहाँ पे आते हैं, टाइप कम ट्रेड अप्रोच में आते हैं। वो कहाँ पे आते हैं, आपके टाइप कम ट्रेड अप्रोच में आते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना। इसका क्लासिफिकेशन अगर याद कर लोगे कि हाँ कौन सी अप्रोच में किस किस के बारे में हमें बात करनी है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब थ्योरीज अडॉप्टिंग द साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करें तो साइको एनालिटिकल अप्रोच में ये फेमस है आपका फ्रॉड आता है, सिगमंड फ्रॉइड, है ना, फ्रॉइड आते हैं आपके, सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, उसी में इनकी बेटी भी है, डॉटर भी है, एडलर है, ठीक है, उनके बारे में भी देख लेंगे यहाँ पे। ठीक, आगे आ जाओ, थ्योरीज अडॉप्टिंग द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में अगर बात करें, ह्यूमनिस्टिक में हमें क्या पढ़ना है, कार्ल रोजर। हम उतना ही पढ़ेंगे यहाँ पे जितना हमारे सिलेबस में गिवन है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है हम लोग यहाँ पे। कार्ल रोजर्स हो गई, और मैस्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, ठीक है, मैस्लो की भी थ्योरी यहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैस्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है लर्निंग अप्रोच आती है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे बंडूरा हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारी थ्योरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, अब वन बाय वन हम इसको पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हर थ्योरी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी चीज छूट ना जाए। ठीक, तो अगर थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी की बात करें तो क्या कौन कौन सी थ्योरी हो गई, एक टाइप अप्रोच हो गई, एक ट्रेट अप्रोच हो गई। ठीक है, बेसिकली आपकी टाइप और ट्रेट अप्रोच में ही क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बढ़ाया है इसको। ठीक है, तो कौन कौन सी थ्योरीज जो है जो टाइप अप्रोच को फॉलो करेंगी, कौन कौन सी थ्योरीज है जो ट्रेड अप्रोच को फॉलो करेंगी, कौन सी थ्योरीज हैं जो टाइप कम ट्रेड अप्रोच में आएंगी, या फिर कौन सी ऐसी थ्योरीज जो यहाँ पे साइको एनालिटिकल अप्रोच को हम फॉलो करेंगे, या फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे, या फिर लर्निंग अप्रोच को फॉलो करेंगे। क्लियर है जी, आगे चले। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे साइको एनालिटिकल अप्रोच, जो हम सब ने पहले से ही पढ़ रखा है, और ज्यादातर आपके जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, वहां पे आपको सिगमंड फ्रॉइड की ये जो थ्योरी है वो देखने को आपको मिल ही जाती है। ठीक है, उस पर काफी मतलब क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल अप्रोच की बात करते हैं। साइको एनालिटिकल अप्रोच जो थी वो दिया किसने था, सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था। ये आप सबको पता होगा, बताने की जरूरत भी नहीं है ना, सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था। इन दिस अप्रोच पर्सनालिटी इज एक्सप्लेन्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक फोर्सेस। ठीक है, डायनेमिक फोर्सेस ऑफ अनकॉन्शियस, देखो मैं कीवर्ड्स पे अंडरलाइन कर रही हूँ, इसको ध्यान रखो, फेस को समझा रही हूँ, डायनेमिक फोर्सेस ऑफ द अनकॉन्शियस। ठीक है, पर्सनालिटी जो होती है वो अनकॉन्शियस फोर्स से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, जो भी अनकॉन्शियस फोर्सेस होते हैं उससे इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, उसके जो बिहेवियर होते हैं वो उससे इन्फ्लुएंस करता है। अब देखो साइको एनालिटिकल अप्रोच क्या थी, जो साइको एनालिटिकल अप्रोच थी वो उसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति मतलब किसी की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको हम मेनली एक्सप्लेन कैसे करते हैं, जो अनकॉन्शियस फोर्सेस होती है, जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, डायनेमिक फोर्सेस होती है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं उसकी पर्सनालिटी को। ह्यूमन जो पर्सनालिटी होती है बेसिकली अनकॉन्शियस फोर्स से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, कॉन्शियस से नहीं करती है, अनकॉन्शियस से करती है। अब ये अनकॉन्शियस लेवल, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस क्या होता है ये हम आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो साइको एनालिटिकल अप्रोच है वो अनकॉन्शियस पे की वजह से पे काम करता है। ठीक है, जो भी वो एक्सप्रेस मतलब जो भी उसका बिहेवियर होता है पर्सन का, ठीक है, वो किससे इफेक्ट करता है, उसके अनकॉन्शियस माइंड की वजह से, अनकॉन्शियस जो फोर्सेस लग रही हैं उसके ऊपर, उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल अप्रोच जो है वो सिगमंड फ्रॉइड जी ने दी थी। इस अप्रोच में दो हम स्ट्रक्चरल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला कंसेप्ट है वो रिलेटेड किससे है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से पहला आपका स्ट्रक्चरल कंसेप्ट रिलेटेड है, जिसमें आपके 3 लेवल दिए गए हैं कॉन्शियस के। सबसे पहला है कॉन्शियस, देन कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलेंगे, कॉन्शियस को हिंदी में बोलते हैं चेतन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेमी कॉन्शियस बोल दो, या फिर सब कॉन्शियस बोल दो, या फिर प्री कॉन्शियस बोल दो, जिसे हम लोग अर्ध चेतन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनकॉन्शियस, जिसे हम लोग अचेतन बोलते हैं। ठीक है जी, फिर आता है सेकंड कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट क्या हो गया, पहला कंसेप्ट इन्होंने दिया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेवल ऑफ
कॉन्शियसनेस की बात की। दूसरा इन्होंने कंसेप्ट कौन सा दिया? दूसरा कंसेप्ट दिया जो, देखो पहले कंसेप्ट में इन्होंने किसके बारे में बात की? कॉन्शियसनेस के बारे में बात की। जो दूसरा कंसेप्ट था वहां पे एक्सप्रेशन ऑफ एक्ट, मतलब किसी भी कोई भी जो इंडिविजुअल है वो कैसे अपने कैसे वो एक्ट करता है, उसके इंडिविजुअल के एक्शंस के बारे में बात की, जहां पे जो रिलेटेड है किसके? इद, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इद, ईगो और सुपर ईगो। ईद को हम लोग क्या बोलते हैं? ईद आपका हिंदी में क्या बोलेंगे? ईद को उपा अहम, और ईगो को बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को बोलते हैं परा अहम। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं। कॉन्शियसनेस लेवल की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, कॉन्शियस लेवल की अगर हम बात करें सबसे पहले, जिसे हम लोग बोलते हैं चेतन। ठीक है, चेतन इज रिलेटेड टू ऑल थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन इन विच द पर्सन इज अवेयर इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब कॉन्शियस लेवल वो लेवल होता है जब कोई इंसान जो भी उसके प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है, उसको समझ पाता है। मतलब किसी भी काम को करने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, कि हाँ ये सही होगा या गलत होगा। ठीक है, वो पूरा अपना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? मतलब जो चीजें हो रही हैं हम उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, हम समझ कर वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये है आपका कॉन्शियस लेवल। लेकिन वो थॉट्स जो एक्युमुलेटेड है इन द सेमी कॉन्शियस, ठीक है, ऑफ विच द पर्सन इज नॉट अवेयर एट द प्रेजेंट टाइम, बट बाय ट्राइंग दे बिकम अवेयर ऑफ इट। ठीक है, मतलब देखो कॉन्शियस लेवल वो फीलिंग्स हो गई, वो थॉट्स हो गए। ठीक है, जिससे सामने वाला अवेयर है, कि वो जानता है किसी भी काम को करने के लिए वो सोचता समझता है। ठीक है, उसको उस बारे में पता है। ठीक है, तो वो कॉन्शियस माइंड है, मतलब उसका दिमाग काम कर रहा है, वहां पे दिमाग से वो काम कर रहा है। लेकिन सब कॉन्शियस क्या होगा? अच्छा, सब कॉन्शियस को बाद में समझो, सबसे पहले समझो अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस क्या हो जाता है? कि वो फीलिंग्स, वो थॉट जिसके बारे में उसको पता नहीं है। अनकॉन्शियस, जैसे हम बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको पढ़ा रही हूँ, उस टाइम पे लैपटॉप पे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में अलग अलग सी चीजें आ रही हैं। मैं उसको सोच नहीं रही हूँ, मतलब आ रही है अपने आप से, वो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, कहीं कुछ ये चल रहा है, कहीं वो चल रहा है। तो वो क्या है? अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियसली वो चीजें हमारे दिमाग में आ रही। कॉन्शियसली लेवल, कॉन्शियस लेवल में अगर बात करेंगे तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चीजों को जो लिखा हुआ है स्लाइड्स पे मैं उसको बोल के आपको समझा रही हूँ, तो ये क्या है? मेरा कॉन्शियस लेवल है। अनकॉन्शियस लेवल क्या हो गया? जो मेरे दिमाग में मैं पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चीजें भी आ रही हैं, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अनकॉन्शियस, मतलब उसके बारे में हमने सोचा नहीं, हमने कुछ समझा नहीं, बस वो आई जा रही, अनकॉन्शियसली वो हो रहा है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, तो ये अनकॉन्शियस हो जाएगा। सेमी कॉन्शियस या सब कॉन्शियस बोलेंगे कि वो जब सेमी कॉन्शियस सब कॉन्शियस की बात करेंगे तो वो चीजें होंगी, वो फीलिंग्स होंगी जो आपको मतलब याद नहीं है। ठीक है, आप भूल गए हो, लेकिन आप कोशिश करोगे तो वो मेमोरी आपको याद आ जाएगी, है ना? जैसे कभी कभी होता है कि कुछ चीजें होती हैं, हाँ, हमने देखा, जैसे कुछ मतलब क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, उसको हमने देखा तो हमें लगता है हाँ हमने पढ़ा हुआ है, हमारे दिमाग में आता है, हमें याद नहीं है। ठीक है, वो कहीं हमारे दिमाग के एक कोने में जाके फिट हो गया, बैठ गया है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिकॉल करते हैं। अगर हम उस पर कोशिश करें उसको रिकॉल करने की, तो वो हमें याद आ जाता है। ठीक है, अगर हम कोशिश करेंगे तब, तो उसे बोलते हैं अवेलेबल मेमोरी भी बोल देते हैं सबकॉन्शियस लेवल को। ठीक है जी, तीन चीजों के बारे में बात की, कॉन्शियस लेवल, सेमी कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। इसको एक तरीके से ऐसा भी समझो तुम लोग, आप लोग। कॉन्शियस लेवल की अगर बात करें तो कॉन्शियस लेवल क्या हो गया? वो थॉट्स, फीलिंग, सेंसेशन जिसके लिए प्रेजेंट टाइम में वो अवेयर है उन सब चीजों से। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट टाइम में मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। साइकोलॉजी, मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? टीचर, सॉरी, यूनिट जो है आपका यूनिट 3, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा रही हूँ। ये यूनिट 3 आपका साइकोलॉजी से रिलेट करता हुआ है ना? तो मुझे पता है कि मैं आपको लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बता रही हूँ, तो ये क्या है? कॉन्शियस लेवल है। ठीक है, फिर आता है अनकॉन्शियस लेवल, वो फीलिंग्स, वो थॉट, वो विशेस, वो ड्राइव्स जिसके बारे में हमें नहीं पता, बस वो आ रही है। ठीक है, हम नहीं जान रहे, वो अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चल रही है ना? तो ये होता है आपका अनकॉन्शियस लेवल। सेकेंड लेवल ये जो होता है प्री कॉन्शियस, इसे प्री कॉन्शियस बोल सकते हैं, सब कॉन्शियस बोल सकते हैं, या फिर सेमी कॉन्शियस भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें वो मेंटल एक्टिविटी आती है जिसके बारे में
विच में बिकम अवेयर ओनली इफ दे अटेंड टू इट क्लोजली। मतलब यहाँ पे वो मेंटल एक्टिविटी आती है अगर वो जिसके बारे में अगर हम ज्यादा जब दिमाग लगाएंगे, ज्यादा सोचेंगे, तब मतलब वो मेमोरीज आ जाती, वो फीलिंग्स आती हैं कि जिसको हम ज्यादा अगर सोचें, ठीक है, ज्यादा अगर ध्यान दें तो वो हमें याद आ जाए, है ना। तो ये होते ही हमारी प्री कॉन्शियस लेवल में आ जाती है या फिर सब कॉन्शियस लेवल में आ जाती है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो कॉन्शियस लेवल वो हो गया जिन फीलिंग्स थॉट्स जो हो रहे हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में, जो कुछ भी है जहाँ पे हमारा दिमाग लग रहा है, हम समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें कॉन्शियस में आ जाएगी। अनकॉन्शियस में वो फीलिंग्स होंगी, वो ड्राइव्स होंगी, वो विशेष होंगी जो पूरी नहीं हुई है, वो हमारे दिमाग में चल रही है, है ना, वो पूरी नहीं हो पाई है, ठीक। सेमी कॉन्शियस में क्या होगा, कुछ ऐसी मेमोरी, कुछ ऐसी घटना जिसको अगर हम याद करें, ठीक है, वो मतलब क्या होते कुछ टाइम के लिए छुपी हुई है ना हमारे दिमाग में। सेमी कॉन्शियस का मतलब क्या है कि हमारे दिमाग में वो छुपा हुआ है, अगर हम उसको याद करेंगे तो वो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं वो याद नहीं आएगा। तो सब कॉन्शियस क्या होता है, वो वहां पे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों का मिक्स समझ लो, ठीक है। सब कॉन्शियस बीच का स्टेज है आपका, ठीक है, कॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल का, ठीक है। सच desires were not possible to fulfill in a day to day life due to sensual aggressive nature of experiences। ये सब क्या है आपके अनकॉन्शियस में आ जाएगा, ठीक है। That's why a person removes them from conscious and repress them in unconscious where they do not end but they indirectly influence the person to behave in a different way। मतलब अनकॉन्शियस वो फीलिंग्स होती है जो हम कॉन्शियसली उसको रिप्रेस कर देते हैं, ठीक है, दबा देते हैं। वो विशेष होती है जो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, हम उसको दबा देते हैं, है ना। तो लेकिन वो खत्म तो नहीं होती ना, वो खत्म नहीं होती, वो हमारे दिमाग में है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कुछ ऐसी विशेष है, कुछ ऐसी डिजायर्स है जो मेरे दिमाग में है, वो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उसको दबा दिया है। लेकिन वो खत्म नहीं होती है, वो क्या करती है, पर्सन के बिहेवियर को डिफरेंट डिफरेंट वेज में अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। क्लियर जी। इसमें कोई दिक्कत कि तीन लेवल जो कॉन्शियसनेस के थे, कॉन्शियस लेवल हो गया, सबकॉन्शियस लेवल हो गया, अनकॉन्शियस लेवल हो गया, ठीक है। जो द मीनिंग ऑफ ड्रीम्स जो होती ड्रीम्स है डे टू डे से साइकोपैथोलॉजी बोल देते हैं, या फिर एवरीडे लाइफ हो गया, ये सब कहाँ पे आते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड में आते हैं। हम लोग बहुत सारी डे ड्रीमिंग करते हैं, है ना, बहुत सारी ड्रीम्स देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है पूरे दिन में, ठीक है। तो ये सब कहाँ स्टोर हो रहा है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हो रहा है, ठीक है। अनकॉन्शियस एक तरीके से देखा जाए किसी भी माइंड का बहुत वो ऐसा हिस्सा है ना जो बहुत बिगेस्ट रोल प्ले करता है। अनकॉन्शियस मतलब जो होता है एक इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ द माइंड दैट इज द हिडन, जो छुपा हुआ है, जो नहीं है। मैं अभी दिमाग में क्या सोच रही हूँ वो नहीं पता, मैं जो बोल रही हूँ आप वो सुन रहे हो, ये मेरा कॉन्शियस लेवल है। मेरे दिमाग में जो चीजें छुपी हुई हैं वो नहीं पता, वो चल रही है अंदर, क्या है वो, नहीं, वो क्या है, अनकॉन्शियस है, ठीक है। फ्रॉइड ने जो अनकॉन्शियस था, जो अनकॉन्शियस लेवल था, फ्रॉइड ने इसको क्या किया है, इसको रिलेट किया है किसके साथ, आइसबर्ग थ्योरी के साथ, ठीक है। आइसबर्ग थ्योरी के साथ इसको रिलेट किया हुआ है कॉन्शियस लेवल को। तो इसमें क्वेश्चन एक ऐसे भी बनता है कि जो आइसबर्ग की थ्योरी है वो किसने दी थी, तो उसमें भी आपका फ्रॉइड जी का नाम आ जाता है, ठीक है। अब आइसबर्ग थ्योरी की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल है ना, जो हमारा दिमाग का अनकॉन्शियस पार्ट है ना, वो सिमिलर किसका है, आइसबर्ग, मतलब जो हमारा आइस का क्यूब होता है, जब आइस के क्यूब को डुबाओगे तो क्या होता है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा जो होता है वो नीचे फ्लोट करने लगता है, वाटर में डूब जाता है, और ऊपर का हिस्सा रह जाता है। तो वैसे ही हमारा दिमाग है, ठीक है, अनकॉन्शियस लेवल है, ठीक है, उसका कुछ ही पार्ट ऊपर विजिबल रहता है, ठीक है। आगे चलते, ये तो हो गया लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। इन्होंने दो कंसेप्ट के बारे में बात की थी आपके, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या था आपका, वही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। अब स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के ही कंसेप्ट ने इन्होंने तीन चीजों के बारे में बात की, इद, ईगो एंड सुपर ईगो, इद, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात की। अब ये इद क्या हो गया आपका, उपाहम हो गया, ठीक है। ईगो क्या हो गया, अहम हो गया, और सुपर ईगो क्या हो गया, सुपर ईगो हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, परा अहम हो गया, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, इद, ईगो, सुपर ईगो, ये किससे रिलेट करती हैं, ठीक है। ये रिलेट किससे करते हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उस वो जो कार्य कर रहा होता है, ठीक है, उसका जो वर्किंग है उससे रिलेट करता है, वो कैसे उस कार्य को कर रहा है, को कैसे करेगा, है ना, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। अब इद
ईगो सुपर ईगो को समझने के लिए एक मैं चार्ट बना दे रही हूँ, उससे पहले आप समझ लो, ठीक है। जब उससे समझ लोगे तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसको ऐसे समझ लो, ईद ईगो को मैं थोड़ा सा इसको, ये लैंग्वेज है, देखो ईद ईगो को पहले एक बार यहाँ पे समझ लो, ये हो गया ईद, ठीक है, ये हो गया ईगो, ये हो गया सुपर ईगो, ठीक है। ईद को हम क्या बोल देते हैं, ईद को हम बोलते हैं, ईद को बोल देते हैं, हाँ ठीक है, उपाहम, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। ईद को क्या बोलते हैं, उपाहम बोलते हैं, और ईगो को क्या बोलते हैं, अहम बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, पराहम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है, समझने में। ईद ईगो सुपर ईगो, ठीक है। ईद क्या है, ईद आपका होता है प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। ईद जो है वो काम किस पे करता है, एक मिनट रुकना, ईद जो काम करता है आपका वो किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है जी, याद रहेगा। ईद को सिर्फ अपनी ही इच्छा पूरी करवानी होती है, ठीक, रियलिटी के बारे में नहीं सोचता है, हमें मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, अब उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा इसे इससे मतलब नहीं है, ठीक। उसको सिर्फ अपनी अपना ही शौक पूरे करने से मतलब है, उससे खुद के सुख के बारे में पड़ी हुई है, ठीक है। ईगो जो होता है वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। चाहो तो इसको लिख लो आप लोग, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। सुपर ईगो जो होता है ये मोरालिटी पे बात करता है, मोरल के बारे में बात करता है, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है ना, मोरल मोरालिटी के बारे में बात करता है, ठीक है, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी बोल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे आओ। अब बात करते हैं ईद की, बात करते हैं ईद में क्या है। ईद जो होता है, ईद में क्या बोला जा सकता है, यहाँ पे जो होता है क्या बोलते हैं उसको, ईद जो, हाँ ईद जो है आपका प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करने का मतलब क्या है ईद का, कि इसको जो भी होता है मतलब ये सिर्फ अपने बारे में बात करता है, रियलिटी के बारे में इसका मतलब रियलिटी से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, सिर्फ ये अपने बारे में ही बात करेगा कि हाँ अगर उसे कोई चीज चाहिए वो सही है या गलत है, उससे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ रियलिटी के बारे में बात करता है। तो ईद में देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, इसको लिख लो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन of basic physical need and urges, ठीक। इसको कोई भी चीज चाहिए तो इंस्टेंट चाहिए, उसकी जो नीड है उसको उसको तुरंत ही चाहिए, ठीक है। ये जो होता है प्रेजेंट होता है फ्रॉम द बर्थ, ठीक है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही होता है ना जी, इसमें कोई दिक्कत। ये टोटली अनकॉन्शियस होता है, क्वेश्चन आता है इस पे, ठीक है। ये टोटली यहाँ पे कॉन्शियस नहीं होता है, यहाँ पे टोटली अनकॉन्शियस होता है ये, ठीक है, टोटली अनकॉन्शियस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। यहाँ पे दो बायोलॉजिकल इंस्टेंट आते हैं, ठीक है। दो बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स कौन से आते हैं, दो बायोलॉजिकल इंस्टेंट्स की अगर बात करें यहाँ पे, टू बायोलॉजिकल इंस्टेंट होते हैं, टू बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, ठीक है। पहला क्या होता है आपका इरोस, है ना, दूसरा क्या होता है आपका थैनाटोस, थैनाटोस। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, ठीक। अब आ जाओ इधर पे, एक मिनट, हाँ इस वाले पे आ जाओ। ये जो होता है
रियलिटी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये रियलिटी के बारे में बात करता है। इद क्या करता है, कोई जो भी इच्छा है उसको उसको पूरा करना है, ठीक है, बाय हुक बाय क्रुक उसे पूरा करना ही करना है। वो रियलिटी नहीं देखता है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होने वाला है, लेकिन जो ईगो होता है वो बैलेंस करता है, ठीक है। जो भी ईगो होता है मतलब वो क्या करता है, बैलेंस करता है बिटवीन प्लेजर एंड पेन। ईगो का काम क्या होता है, बैलेंस करना। ईगो का क्या काम है, बैलेंस करना बिटवीन प्लेजर एंड पेन। ये क्या करेगा, बैलेंस करेगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत, ये पार्शली कॉन्शियस होता है। ये क्या होता है, पार्शली कॉन्शियस होता है, ठीक है। ये टोटली अनकॉन्शियस होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये टोटली अनकॉन्शियस है, ये क्या है, पार्शली कॉन्शियस होता है। ये क्या होता है, पार्शली कॉन्शियस होता है। क्लियर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जन्म से प्रेजेंट होता है। देखो इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, नहीं क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें गड़बड़ा जाएगा, ठीक। आप कोशिश करो इद ईगो सुपर ईगो को डिफरेंशिएट कर पाओ। इद प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब उसको वो चीज चाहिए जो उसको चाहिए, उसे नहीं मतलब कि रियलिटी में क्या होगा, मतलब वो सही है या गलत है, नहीं, उससे उससे मतलब नहीं है। ये जन्म से ही प्रेजेंट होता है और टोटली अनकॉन्शियस होता है, ठीक। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी प्रिंसिपल का काम क्या होता है, जो हमारा प्लेजर है, जो हमारा पेन है, उनके बीच में रहने की कोशिश करता है, उसको बैलेंस आउट करता है। ये क्या होता है, पार्शली कॉन्शियस होता है। इसके अलावा ये प्रेजेंट कब से होता है, ठीक है, ईगो कब डेवलप होता है, फर्स्ट थ्री ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट जो पहले 3 साल होते हैं, फर्स्ट 3 ईयर से ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं मोरालिटी, ठीक है। अब जैसे मोरालिटी की हम बात करते हैं तो मोरालिटी, अब ये क्या था, टोटली अनकॉन्शियस था, ये पार्शली कॉन्शियस था। मोरालिटी जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली कॉन्शियस होता है। हमें पता होता है कि हाँ ये जो चीज हम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, ठीक है। हम मोरालिटी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, जो समाज के हिसाब से सही होगा, ठीक है। ये क्या होता है, कंप्लीटली कॉन्शियस होता है, कंप्लीटली कॉन्शियस होता है। उसके अलावा अब ये प्रेजेंट कब से होता है, ये प्रेजेंट होता है शायद, हाँ, अराउंड द एज 5 शायद, एक बार इसको देख लीजिएगा, लेकिन अराउंड द एज 5 मतलब 5 साल की आयु तक ये आ जाता है, ठीक। तो इद ईगो सुपर ईगो 3 चीजें हो गई आपकी। इद जो होता है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इद जो होता है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, सुपर ईगो जो होता है वो मोरालिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अलावा इद क्या है आपका, कंप्लीटली अनकॉन्शियस है, उसे नहीं पता, बस वो उसे जो हो रहा है वो हो रहा है, उसे नहीं पता उस बारे में, बस वो कर, उसे चाहिए तो बस चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ईगो की बात करिए, पार्शली कॉन्शियस होता है, ये बैलेंस करने की कोशिश करता है, जो हमारा सुख है हमारा दुख है उसमें बैलेंस करने की कोशिश करता है। सुपर ईगो की बात करें तो कंप्लीटली ये कॉन्शियस हो जाता है, ठीक। ईद हमारा जन्म से ही होता है, ईगो हमारा 3 साल से पहले जो 3 साल होते हैं तब से होता है, और सुपर ईगो की बात करें तो 5 साल के आसपास के आपके आसपास होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने कंसेप्ट पे यहाँ पे, ठीक। वो सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट करना बताया कि जिससे जब आप यहाँ पे आप समझोगे तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करना इससे बताया उसको यहाँ पे, ठीक। देखो, ईद इज द होम बेस ऑफ द बेसिक इंटरेस्ट। ईद क्या है, होम बेस है किसी भी बेसिक इंस्टिंक्ट का मतलब क्या, मूल हाँ मूल प्रवृत्ति जो होती है ना, वही है ईद। तो ईद क्या है, ईद इज द बेस ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट। ईद फुलफिल करता है डिजायर ऑफ द बेसिक इंस्टिंक्ट, जो भी हमारी फिजिकल बेसिक जो नीड्स है, ठीक है, उसको बिना किसी टेंशन के उसको उसको फुलफिल करना ही होता है। ये कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज होता है और कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को ये नहीं मानता है, इसके लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं है, ठीक है। इज ऑफ एनिमलिस्टिक नेचर, ये किस नेचर का होता है, एनिमलिस्टिक नेचर का होता है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसका जो नेचर होता है वो कैसा कैसा होता है, एक तरीके से अमोरल होता है, एनिमलिस्टिक नेचर का होता है, ठीक है। इट इज गवर्न बाय द प्लेजर प्रिंसिपल। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। सिंस जो इद होता है, कोई भी डायरेक्ट, इसका मतलब ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है रियलिटी के साथ, ठीक है। इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है,
ठीक है, कोई भी जो एक्सपीरियंसेस है उन सबके साथ इसका कोई लेना ही देना नहीं, उसको चेंज नहीं करना चाहता ये। ठीक, तो ये बात हो गई हमारी इद की। अब ईगो की बात करें, ईगो क्या आता है? आई। ईगो का मतलब क्या हो गया? आई, मैं से होता है, मतलब वो सोचता भी है, मतलब चीजों को एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद वो डिसाइड करता है। ईगो जो होता है वो चीजों को देखेगा, सोचेगा उसके बारे में, ठीक है, उसके बाद मतलब पूरे सोच समझ करके उस चीज को डिसाइड करता है। तो ईद जो होता है वो रिफर किससे करता है? आई, जो सोचता है, फील करता है, डिसाइड करता है। ओवरऑल देखा जाए ये क्या होता है? एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। ये क्या है? पर्सनालिटी का एग्जीक्यूटिव की तरह ये काम करता है। ये वर्ड आप ध्यान रख सकते हो। इट ओरिजिनेट इन चाइल्डहुड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ, मतलब ये अभी बताया, ये ओरिजिनेट कब हो जाता है? चाइल्डहुड से, मतलब लगभग 3 साल के आसपास। द ईगो इज डिटरमाइंड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। जो ईगो है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है? रियलिटी प्रिंसिपल से डिटरमाइन किया जाता है, एंड रिलेशन टू रियलिटी। ठीक है, इट हैपेंस डायरेक्टली, सो द ईगो इज पार्शली कॉन्शियस। ईगो क्या है? पार्शली कॉन्शियस बोलो, सेमी कॉन्शियस बोलो, या पार्शली अनकॉन्शियस बोलो, ठीक है। आप इसको अगर समझना है, जो ईगो होता है वो क्या होता है? पार्शली कॉन्शियस से आप समझ सकते हो, ठीक है। The ego, by adopting various mechanisms, prevent unwanted and anxiety-generating elements from entering the consciousness. This process is also called the defense mechanism or ego mechanism. मतलब क्या है? जो ये कैसा होता है? पार्शली कॉन्शियस होता है, इसी वजह से जो डिसीजंस लिए जाते हैं, मतलब ईगो जो डिसीजन लेता है वो 3 लेवल्स को दिमाग में, मतलब वो लेवल को, जो तीनों लेवल होते हैं, मतलब ईगो क्या होता है? बीच की चीज, बीच का होता है ना, ठीक है। ये पार्शली कॉन्शियस है आपका, तो ये क्या करता है? दोनों को दिमाग में रख के काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? जो भी, मतलब इसका काम क्या होता है? कोई भी एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, उसको रिमूव करना, ठीक है। एंजाइटी, कोई बिना एंजाइटी के काम करना, ठीक है। तो इसी वजह से इसको इस जो ईगो होता है उसे डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, या फिर ईगो मैकेनिज्म भी बोल देते हैं। मतलब किसी भी सिचुएशन, ईगो का काम क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में हम कैसे काम करें कि वो सोसाइटी के लिए, मतलब सही हो जाए, है ना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो। मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे जब डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो रिप्रेशन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन, ये कुछ चीजें हैं वहां पे आप पढ़ोगे, तो उसमें जैसे प्रोजेक्शन है, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट कर देना। हमें गुस्सा अपने बॉस पे आ रहा है, लेकिन हम वो वहां पे नहीं निकाल रहे हैं, है ना, वो हम घर पे आगे कहीं और उस अपनी गलती, जो हमारी गलती है वो किसी और को प्रोजेक्ट, किसी और के ऊपर डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है। तो ओवरऑल ये क्या करता है? जो अनवांटेड चीजें हैं, एंजाइटी जनरेट हो रही हैं, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश करता है। ईगो को हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। उसमें कई सारी चीजें आती हैं आपकी, रिप्रेशन आता है, प्रोजेक्शन आता है, रिएक्शन फॉर्मेशन आता है, रैशनलाइजेशन आता है। ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल्स हैं जिसको मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा हुआ है और आगे यहाँ पे वीडियोस में भी है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सुपर ईगो। सुपर ईगो को क्या बोलते हैं? मोरल कमांडर बोलते हैं। मोरालिटी प्रिंसिपल पे, आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आइडियल है, ठीक है, उसको आइडियल चीजें चाहिए, जो सोसाइटी के लिए सही है, बस वही है, ठीक है। आइडियल मतलब ये मोरालिटी पे काम करेगा, ठीक है। सुपर ईगो कब से होता है? सुपर ईगो आपके 5 साल के लगभग आसपास आ जाता है, ठीक है। सुपर ईगो का जो होता है, डज नॉट हैव कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, किसी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, when a children are punished for some behavior by parent, ठीक है, अगर चिल्ड्रन को पनिश किया जाता है, पेरेंट्स पनिश करते हैं उसके किसी भी बिहेवियर की वजह से, तो वो क्या डेवलप करता है? कॉन्साइंस डेवलप करता है। लेकिन जब उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो क्या डेवलप करता है? ईगो आइडियल। ये 2 वर्ड आप ध्यान रख सकते हो, कॉन्साइंस एंड ईगो आइडियल, ठीक है। यहाँ पे जो सुपर ईगो है, यहाँ पे 2 सब सिस्टम्स होते हैं ईगो के, ठीक है। 2 सब सिस्टम में आता है, पहला द कॉन्साइंस, ठीक है, और दूसरा आता है ईगो आइडियल। कॉन्साइंस कब होगा? जब पेरेंट्स बच्चे की किसी गलत हरकत पे उसको डांटेंगे, ठीक है, और जब उसको रिवॉर्ड देंगे तो ईगो आइडियल आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन अ हेल्दी पर्सनैलिटी, ओवरऑल देखा जाए किसी भी अगर हेल्दी पर्सनैलिटी की बात, अगर इद और ईगो, ठीक है, इद प्लस ईगो प्लस सुपर ईगो, ठीक है, अगर कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है किसी की पर्सनालिटी में, तो वो एक हेल्दी पर्सनालिटी बोली जाती है। और वहां पे क्या होता है? कम से कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, सिचुएशन में एडजस्टमेंट करना आ जाता है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ बोथ फिजिकल, जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, ठीक है, फिजिकल एनर्जी का और मेंटल एनर्जी का, वो क्या होता है, इद होता है, ठीक है। फ्रॉइड हैज डेवलप्ड सब कंसेप्ट रिलेटेड टू दीज एनर्जीज विच डिस्क्राइब द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी सच एज इंस्टिंक्ट हो गया, एंजाइटी हो गया, मेंटल मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। इन्होंने कुछ ये तीन वो दिए थे, एस्पेक्ट दिए थे, डायनेमिक एस्पेक्ट दिए थे, इंस्टिंक्ट हो गया, एंजाइटी हो गया और मेंटल मैकेनिज्म हो गया। अब इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है, बात आती है जो इंस्टिंक्ट है उसका मतलब क्या होता है। देखो इंस्टिंक्ट से आप समझ सकते हो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, Freud means such innate bodily excitement by which all kind of behavior of a person are determined, मतलब वो सारी चीजें जिससे हम किसी भी पर्सन की बिहेवियर को डिटरमाइन कर पाए, जिसमें 4 कंपोनेंट्स आते, कोई भी इंस्टिंक्ट है उसके 4 कंपोनेंट होता है, जो सोर्स है, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या इम्पिटेंस है। अगर हम सोर्स की बात करें इंस्टिंक्ट की, तो सोर्स क्या होगा, फिजिकल कंडीशन हो जाएगी, उसकी नीड हो जाएगी, ठीक है, जो ओरिजिनेट हो रही है। एम ऑफ इंस्टिंक्ट्स की बात क्या करें, इज टू रिड्यूस द एक्साइटेशन जनरेटेड बाय नीड, ठीक है, रिड्यूस करना, ठीक। ऑब्जेक्ट की बात करें, वो क्या हो जाएगा, रिफर टू एनी वन ऑब्जेक्ट और पर्सन इन द इन्वायरमेंट और समथिंग विद इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन टू द बेसिक इंस्टिंक्ट। इम्पेटस क्या है, एनर्जी है, फोर्स है या प्रेशर है, जो किसी भी इंस्टिंक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब इसको एक थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देखो इंस्टिंक्ट से फ्रॉइड का क्या मतलब था, ये हमारे जन्म से जो हमारी उत्तेजनाएं हैं, मतलब इनेट बॉडली एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, जन्मजात शारीरिक उत्तेजना जो होती है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं हम किसी भी पर्सन के, ठीक है, सभी तरह के उस किसी भी पर्सन के जो भी व्यवहार है, जो भी उसके बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम बता सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 कंपोनेंट्स हो गए आपके, एक हो गया सोर्स, सोर्स का मतलब क्या हो गया, सोर्स हो गया, दूसरा हो गया एम हो गया, ठीक है, फिर हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, फिर हो गया इम्पिटस, इम्पिटस को फोर्स भी बोल सकते हो, इम्पिटस को क्या बोल सकते हैं, फोर्स भी बोला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। मतलब अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स क्या होगा, हमारा जो फिजिकल कंडीशन है, हमारी जो नीड है, ठीक है, मतलब हमारी फिजिकल कंडीशन होगा, हमारी जो नीड जनरेट हो रही है, वो सब क्या है, वो सोर्स में आ जाता है, ठीक। एम क्या होता है, जो भी एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो भी उत्तेजना है, ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है, कम करना, हमारा मतलब क्या, जो भी हमें एक्साइटेशन हो रही है उसको कम करना, ठीक, कम करना होता है, ये हमारा एम आ जाता है। तो किसी भी इंस्टिंक्ट का जो एम होता है वो क्या होता है, एक्साइटेशन को कम करना होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब इसको ऐसा समझ सकते हो, मतलब किसी भी पर्सन का जो अंदर और बाहर जो भी चीजें होती हैं, मतलब जो भी चीज होती है उसको सेटिस्फेक्शन देना, उसकी मतलब जो बेसिक ऑब्जेक्ट को ले सकते हो, जो भी पर्सन की बेसिक नीड्स है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, ठीक है, ठीक है, उसके इन्वायरमेंट में या फिर उसके बॉडी में, मतलब बॉडीज में, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को उसको सेटिस्फाई करना, ठीक। इम्पेटस की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का एनर्जी है, ठीक है, या प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका यूज किया जाता है उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो इंस्टिंक्ट क्या हो गया हमारा, इंस्टिंक्ट एक तरीके का बॉडीली एक्साइटमेंट होता है, ठीक है, उत्तेजना होता है, जिससे हम किसी भी इंसान के सभी तरीके के बिहेवियर को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टिंक्ट में 4 चीजें होती हैं, सोर्स है, एम है, ऑब्जेक्ट है और इम्पेटस है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इंस्टिंक्ट क्या है। इंस्टिंक्ट हमारी हिंदी में इसको बोलते हैं मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, है ना। अब इसमें 2 चीज आती हैं, एक आता है ओपन इंस्टिंक्ट क्या होता है, एक आता है पार्शियल इंस्टिंक्ट क्या होता है। ओपन इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ, ओपन इंस्टिंक्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आता है, ओपन इंस्टिंक्ट, ओपन मतलब खुला मूल प्रवृत्ति, ठीक है, रिफर्स टू एन इन्नेट स्पेशीज specific behavior pattern that has sufficient flexibility to allow substantial change in behavior with the passage of time and new experiences are likely to happen। क्या मतलब है ओपन इंस्टिंक्ट, ओपन इंस्टिंक्ट जो खुले इंस्टिंक्ट्स हैं, ठीक है, इंस्टिंक्ट तो हमने समझ लिया क्या हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये इसमें आता है 2 तरह के इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ओपन इंस्टिंक्ट हो गया और
पार्शियल इंस्टिंक्ट हो गया। अगर ओपन इंस्टिंक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इननेट उसकी मतलब उसकी जो जन्म से ही जो उसका स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न है, ठीक है, कोई भी स्पेशीज है उसका जो स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न से होता है, ठीक है। ओपन इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि जन्म से ही उसके अंदर जो स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल हो सकता है टाइम के साथ, मतलब वो क्या कर सकता है, टाइम भी जैसे जैसे समय बीतेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो बिहेवियर चेंज होगा, न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ वो बदल जाएगा, मतलब उसका न्यू एक्सपीरियंसेस उसको होंगे, मतलब जैसे जैसे जन्म से है, ठीक है, ये कुछ बिहेवियर है, कुछ पैटर्न्स हैं जो जन्म से हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, पैसेज ऑफ द टाइम ये एक्सपीरियंसेस क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे, मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सम बर्ड्स आर गिवन इन इनफ फीडबैक अबाउट सम ऑफ द अबव नेस्टिंग मटेरियल, दिस विल लेड टू सब्सटेंशियल चेंज इन नेस्टिंग बिहेवियर, दिस वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन इंस्टिंक्ट। मतलब देखो, इसमें अगर समझना है, जैसे जैसे किसी जैसे मतलब ये होता है, कुछ जैसे बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर दें, उनको घोंसला मतलब जो बनाना है, ठीक है, उनको फीडबैक दे कि कैसे हमें उनको मतलब घोंसला बनाने के लिए क्या क्या मतलब चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, क्या क्या उनको चाहिए होता है, अगर हम उसके बारे में उनको फीडबैक दे दे, ठीक है, पहले तो वो किसी तरह घोंसला बनाती ही होंगी ना, उनको पहले तो किसी ने सिखाया नहीं होगा, लेकिन अगर उसको हम सिखा दें कि कैसे घोंसला बनाना चाहिए, कैसे क्या क्या मटेरियल उसमें लगेगा, कैसे वो सही से बन सकता है, तो उससे क्या होगा, वो न्यू मतलब धीरे धीरे टाइम के साथ उसको सीखेंगे, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करेंगी, ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे, जो हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न होते हैं वो सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल होते हैं, सब वहाँ पे चेंजेस आते हैं बिहेवियर में विद द पास्ट, मतलब टाइम के साथ वहाँ पे उस बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और वो न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ये है आपका ओपन इंस्टिंक्ट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पार्शियल इंस्टिंक्ट की बात करें तो मॉलिक्यूलर जो एलिमेंट होता है इंस्टिंक्ट का, ये उससे रिलेट करता है। अब देखो, यहाँ पे जब पार्शियल की बात करते हैं तो जो भी मॉलिक्यूलर इंस्टिंक्ट होता है ये उसके साथ रिलेट करता है। नो बेसिक टेंडेंसी इन साइको एनालिटिकल थ्योरी, मेनी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स बेसिक टेंडेंसीज डेवलप फ्रॉम specific manifestation of instinct. This molecular element is called partial basic tendency. इसको भी अंडरलाइन कर लो, partial basic tendency भी बोलते हैं। देखो, एक होता है ओपन इंस्टिंक्ट जो आपके इननेट होता है, इननेट स्पेसिफिक जो बिहेवियर होता है। एक होता है पार्शियल इंस्टिंक्ट जो आपका मॉलिकुलर जो एलिमेंट होता है इंस्टिंक्ट से उससे रिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे, ओरल, अनल, फैलिक, ठीक है, जेनेटाइल, इन सब स्टेजेस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, एक होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट, ठीक है। बाय द इंस्टिंक्ट ऑफ लाइफ, अगर हम लाइफ इंस्टिंक्ट की बात करें तो पर्सन कैन डू ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क इन विच ह्यूमन ब्रीडिंग ऑफ क्लास और केस इज इंक्लूडेड, सारे टाइप के लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फ्राइड लाइफ इज द मोस्ट बेसिक ऑफ इंस्टिंक्ट, लाइफ क्या है, मोस्ट बेसिक इंस्टिंक्ट है। एंड इंपॉर्टेंट टाइप इज द सेक्स इंस्टिंक्ट, एनर्जी फोर्सेस जो होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं लिबिडो, ठीक है। और फ्रॉइड ने लाइफ इंस्टिंक्ट को एरोस बोला है और डेथ इंस्टिंक्ट को थैनाटोस बोला है। जैसे कि हमने वहां पे दो इंस्टिंक्ट की, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के बारे में इद में बात की थी, एरोस और थैनाटोस। एरोस क्या होता है, लाइफ इंस्टिंक्ट होता है, और थैनाटोस क्या होता है, आपका डेथ इंस्टिंक्ट होता है, ठीक है। तो ये दो टाइप के इन्होंने बेसिक इंस्टिंक्ट बताए थे जो इद प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है, ये एक तरीके से इद प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। लाइफ इंस्टिंक्ट जो लाइफ इंस्टिंक्ट होता है ना, उसमें क्या होता है कि मतलब जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती है वो सारी आती हैं, जितनी भी कास्ट है, क्रीड है, सब कुछ यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका लाइफ इंस्टिंक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एरोस और थैनाटोस को ऐसे भी देख सकते हो, एरोस का मतलब क्या हो गया आपका पॉजिटिव साइड,
पॉजिटिव जो भी चीज है। थैनाटॉइस का मतलब क्या हो गया आपका, वो नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड का मतलब नेगेटिव साइड का मतलब क्या हो गया, गुस्सा हो गया, ठीक है, जलन हो गई, ठीक है, मतलब कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हो गई, ये सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी थैनाटॉइस में आ जाएंगी। According to Freud, anxiety is an effective and sad state that alerts the ego is impending danger so that individual can deal with the environment in a adaptive way. फ्राइड ने तीन टाइप्स की एंजाइटी के बारे में बात की, एक रियलिस्टिक एंजाइटी, ठीक है, एक न्यूरिस्टिक एंजाइटी, एक मोरल एंजाइटी, जिसके बारे में हमें डिटेल में तो जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देख लेंगे। इमोशनल रिस्पॉन्स टू द रियल डेंजर प्रिवेलिंग इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसको देखो, रियल एंजाइटी क्या होती है आपके, रियल एंजाइटी में क्या आ जाएगी आपकी, जो इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी डेंजर उसमें, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, रियल आ जाए, एंजाइटी में आ जाएगा। वरिंग ड्यू टू फियर ऑफ फायर, सोप एग्जामिनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेन्यून वरी, ये सब क्या है, जेन्यून मतलब जेन्यून है। न्यूरेटिक जो होता है आपका, न्यूरेटिक एंजाइटी, वो कहाँ से आता है, कैसे राइज होता है, डिपेंडेंस ऑफ ईगो ऑन द डिजायर्स ऑफ द मेजर्स, मोरल, ठीक है, डिजायर्स ऑफ द मेजर, और मोरल जो होता है वो किससे आता है, राइज व्हेन द ईगो इज थ्रेटेंड विद पनिशमेंट फ्रॉम द ईगो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, जो ओरिजिन होता है मोरल एंजाइटी का इज ड्यू टू द डिपेंडेंस ऑफ द ईगो ऑन द सुपर ईगो, ठीक। तो तीन तरह की एंजाइटी है, रियलिस्टिक एंजाइटी हो गई, न्यूरेटिक एंजाइटी हो गई, और मोरल एंजाइटी हो गई, ठीक है जी। इंडिविजुअल यूजेस वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म को यूज करते हैं अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में क्या है, किसी सिचुएशन के साथ हमें कैसे डील करना है बेहतर वे में, ठीक है, जिससे हमारा ईगो प्रोटेक्ट हो। दीज हैव बीन कॉल्ड ईगो डिफेंस मैकेनिज्म या फिर डिफेंस मैकेनिज्म भी बोल देते हैं, ऑन विच फ्रॉइड डॉटर एना फ्रॉइड हैज डन एक्सलेंट रिसर्च वर्क, जिसके बारे में एना फ्रॉइड जी ने बात की थी, जिसमें आपका रिप्रेशन आता है, रिग्रेशन आता है, प्रोजेक्शन आता है, अभी पढ़ेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट आता है, पर्सोनिफिकेशन आता है, रिएक्शन फॉर्मेशन आता है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कंसेप्ट ऑफ द डे में, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे टीचिंग एग्जाम्स में, देखा जाए तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है फॉर श्योर। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, आगे हम डिफेंस मैकेनिज्म की भी बात करते हैं, ठीक है। आर द सम इंपॉर्टेंट डिफेंस प्रोसेसेस, एक्सेसिव यूज जो होता है डिफेंस प्रोसेसेस का, वो क्या करता है, कंपल्शन लाता है, न्यूरिटिज्म लाता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर में, एक्सेसिव यूज भी नहीं होना चाहिए जो डिफेंस मैकेनिज्म है। फ्रॉइड एक्सप्लेन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एज सेक्सुअल एनर्जी प्रेजेंट इन अ चिल्ड्रन फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, विच, देखो इन्होंने क्या किया, फ्रॉइड ने इसके अलावा कुछ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में भी बात की, ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये आपको पूछा जाता है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा जाता है। एनल हो गया, ठीक है, पहली स्टेज एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनेटाइल, ठीक है, APLG, ठीक है। तो ये चार तरह की आपकी वो थी, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड जी ने दिया था, चार नहीं पांच है, मैंने चार लिखी है, एक मिनट को, यहाँ पे एक ओरल है, सॉरी ये रह गया, ठीक है, ओरल, अनल, फैलिक, ये आपकी फर्स्ट है, ठीक है, ये आपकी सेकेंड है, ये आपकी थर्ड है, ये फोर है, 5 टाइप की स्टेजेस के बारे में बात की थी, वही मैं सोच रही थी एक कहाँ गया, ठीक है। ओरल, अनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनेटाइल, 5 मतलब इन्होंने बताया जो चिल्ड्रन जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, ठीक है, वहां से वो उसकी कुछ सेक्सुअल अर्जेस होती है, वो हर स्टेज पे जाके डिफरेंट, मतलब बदलती जाती है, डिफरेंट अलग अलग हो जाती है, मतलब डेवलप होती जाती है धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले आता है ओरल स्टेज की बात करते हैं। ओरल स्टेज जो होता है जिसे हम लोग मुखावस्था भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, मुखावस्था बोल देते हैं। इसका जो एज रेंज है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एज रेंज इसका इंपॉर्टेंट है। एज रेंज मतलब जन्म से 1 साल, ठीक है, 1 साल की उम्र तक ये होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो एरोजिनस जोन होता है वो क्या होता है, बच्चे का मुंह होता है, उसका माउथ होता है, मतलब उसको इस स्टेज में क्या है, बच्चों को कुछ वो जो प्लेजर सीख करता है ना इस स्टेज में, ठीक है, जैसे ओरल एक्टिविटी से, मतलब कुछ भी होगा
उसको वो क्या करेगा, अपने मुंह में डाल लेगा। कोई भी ओरल स्टेज में क्या है, इस स्टेज में बच्चे को आप कुछ भी दो, उसको प्लेजर कहाँ से सीख हो रहा है, आपके अपने मुंह से सीख हो रहा है, अपने मुंह में हो रहा है, तो हर चीज को क्या करेगा, सक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका ये एरोजिनस, अगर जोन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मतलब ओरल स्टेज में जो एरोजिनस जोन होता है, कौन सा जोन होता है, एरोजिनस, लिख लो इसे, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरोजेनियस जोन जो होता है ना, ओरल स्टेज में, वो क्या होता है, मुंह होता है बच्चे का, क्या होता है, माउथ होता है, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती है, ठीक है, उसका वो प्लेजर कहाँ से सीख करेगा, अपने मुंह से करेगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये मुंह से सेक करता है। ठीक, हर चीज को क्या करेगा, मुंह के अंदर डालने की कोशिश करेगा। तो ये होती है आपकी ओरल स्टेज। अब बात करते हैं एनल स्टेज। एनल स्टेज क्या होती है, 2 से 3 साल की जो उम्र होती है। ठीक है, एनल स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, गुदावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गुदावस्था बोलते हैं। और ओरल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हिंदी में ओरल स्टेज को क्या बोलते हैं, मुखावस्था बोलते हैं, है ना। और एनल स्टेज को क्या बोलते हैं, गुदावस्था बोलते हैं, जो 2 से 3 साल के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्लेजर होता है ना, वो हट जाता है, मुंह से हट जाता है। अब मुंह से हट के कौन से रीजन पे जाएगा, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग, यहाँ से पॉटी ट्रेनिंग हो गई, टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, आपकी गुदावस्था में आ जाती हैं, एनल स्टेज में आ जाती है। मतलब यहाँ पे जो वो प्लेजर सीख करता है, वो मुंह से नहीं करता है। ठीक है, यहाँ से मुंह से उसका प्लेजर सीकिंग हट जाता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग हो गई, पॉटी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती। वहां मतलब ये सब जो होता है, मतलब ये एनल स्टेज में आता है आपका, वहां से प्लेजर सीख करने की कोशिश करता है वो। ठीक, फैलिक स्टेज की बात करते हैं, ये 3 से 6 साल के बीच में होता है। यहाँ पे जो होता है, जो लड़के होते हैं वो ज्यादा अटैच्ड होते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स पे, अपनी मदर की तरफ, और जो लड़कियां होती हैं वो ज्यादा अटैच्ड होती हैं अपनी फादर की तरफ। ठीक, तो 3 से 6 साल की जो स्टेज होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फैलिक स्टेज बोल देते हैं। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ लिंक करके, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका हिंदी में क्या बोलते हैं फैलिक स्टेज को, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3 से 6 साल के बीच में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो जो बॉयज होते हैं वो मदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर की तरफ ज्यादा अटैच्ड होती है। यहाँ पे 2 चीजें आती है, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है, और एक आता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, और इसे लिख लो, यहाँ पे है नहीं, मैं लिख दे रही हूँ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओडिपस सिर्फ समझ लो, एक बार आप समझ लोगे तो दिमाग में आ जाएगा। और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, सिर्फ समझना है आपको। ठीक है, ये कहाँ पे आती है, फैलिक स्टेज में आती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बॉयज होते हैं, मतलब अपनी माँ को ज्यादा वहां पे प्यार करता है। ठीक है, और फादर को ज्यादा प्यार नहीं करता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो बेटियां होती हैं वो अपने फादर को ज्यादा प्यार करती हैं और माँ को कम करती हैं 3 से 6 साल की आयु में। ठीक, लेटेंसी स्टेज, लेटेंसी जो स्टेज होती है, इस लेटेंसी स्टेज कुछ अविकवस्था, आई थिंक कुछ ऐसा होता है, हिंदी में देख लेना, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसका मुझे याद था 2 का। ठीक है, मुखावस्था और गुदावस्था। ठीक है, ये देख लेना, ये 6 साल से किसे पबर्टी तक होता है, मतलब जो आपकी लेटेंसी स्टेट होती है 6 या 7 से स्टार्ट होती है और 12 साल तक की चलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा टाइम क्या करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो ये इस केस में वो ज्यादा से ज्यादा किसके साथ रहेंगे, अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो कुछ टाइम के लिए दमित हो जाती हैं, गायब हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल जाने लगते हैं, है ना, बच्चों से मिलने लगते हैं, उनके होमवर्क करना, ये सारी चीजों में वो व्यस्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये आती है आपकी लेटेंसी स्टेज। जेनेटाइल स्टेज, ठीक है, जेनेटाइल स्टेज कब आती है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था इसे बोलते हैं। ठीक है, जेनेटाइल स्टेज को। ठीक है, ये 13 वर्ष की आयु से आती है, मतलब बियॉन्ड प्यूबर्टी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जो इंडिविजुअल होता है, वो जो भी उनके जो अपोजिट सेक्स होते हैं, मतलब उनके जो दोस्त होंगे, ठीक है, पियर्स होंगे, उनके साथ वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक, तो सिगमंड फ्रॉइड जी ने 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी।
ठीक है, जो हो गया आपका ओरल हो गया, एनल हो गया, फैलिक हो गया, लेटेंसी हो गया और जेनेटाइल हो गया। इसको याद रखना है और इसकी एज को ध्यान रखना है कि ओरल स्टेज में एज रेंज क्या है, 0 से 1 साल है। एनल में क्या है, 2 से 3 साल है ना। फैलिक में क्या है, 3 से 6 साल है। लिटेंसी में क्या है, 6 से 7 साल से लेके 12 साल तक है। जेनेटाइल में 12 से ऊपर चले जाओ, ठीक है, तो ये जेनेटाइल में आ जाता है आपका। ठीक, इसमें कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना भी रखी है, अभी मैंने बताया, ठीक है, वो चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बार ऐसे सरफेस लेवल पे समझा दे रही हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीके की स्ट्रैटेजी की तरह हम लोग यूज करते हैं अनकॉन्शियसली। मतलब जो भी बिहेवियर होते हैं अनकॉन्शियसली, कुछ जो बिहेवियर होता है, हमें गुस्सा क्या होता है, हम मतलब जानबूझ के तो गुस्सा नहीं करते ना, कॉन्शियसली गुस्सा नहीं करते हैं, वो अनकॉन्शियसली होता है। कोई चीज हमें बुरी लगी, हमें गुस्सा आ जाता है, तो उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब खुद को एंजाइटी से बचाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने अनएक्सेप्टेबल जो बिहेवियर होते हैं उसको क्या करते हैं, एक्सेप्टेबल फॉर्म में डाल देते हैं। ठीक, तो डिफेंस मैकेनिज्म को क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी की तरह यूज किया जाता है, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने अनकॉन्शियसली जो बिहेवियर्स होते हैं या फिर जो एंजाइटी है, ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अनएक्सेप्टेबल थॉट्स को, ठीक है, फीलिंग्स को, ठीक है, उसको क्या करते हैं, मतलब किसी नेगेटिव सिचुएशन को हम पॉजिटिव सिचुएशन में यूज कर की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, है ना जी। आगे बात इसमें देखो, अभी मैंने बताया था यहाँ पे तो कम ही है, 2 4 3 2 6 ही है, ठीक है। जो आपकी जो वीडियो है सेपरेट वाली, कंसेप्ट ऑफ द डे में, आप मैं लिंक दे दूंगी नीचे, ठीक है, वहां पे जाके देखो, वहां पे मैंने कई सारे मैकेनिज्म के बारे में बात की, यहाँ तो बहुत कम है, ठीक है। रिप्रेशन हो गया, डिनाइल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिग्रेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, रिप्रेस कर जाना, दबा देना, ठीक है, दब जाना, उनकी इच्छाएं को दब, मतलब कुछ टाइम के लिए वो गायब हो जाती है ना। डिनाइल का मतलब डिनाई कर देना, जो भी चीजें हैं उसको मना कर देना, सिचुएशन से भाग जाना, हैंडल नहीं करना उसको, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अपनी गलतियों को दूसरे पे थोप देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बॉस का गुस्सा आके घर में बीवी पे निकालना या फिर अपने बच्चों पे निकालना, बच्चों को डांटना। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, एक तरीके से इसे रिग्रेशन को देखो तो दिस इज अ मोमेंट बैक इन साइकोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विद, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब हम रिग्रेशन में देख सकते हैं कि हम जिस उम्र में हैं, ठीक है, अपने से पहले की उम्र में जाके की तरह बिहेव करना। मतलब जैसे मैं हूं अभी, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते फूट फूट कर रोना शुरू कर दूं, है ना, तो ये क्या है, रिग्रेशन है, ठीक है। मतलब मैं अपने से पहले की अवस्था में चली गई। मतलब अभी भी आप जिस उम्र में हो, अगर बिस्तर गीला कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब किस में आता है, आपका रिग्रेशन में आता है। मतलब अपनी उम्र से पहले की उम्र में जाकर के बिहेव करना, ठीक है, तो अपना अंगूठा चूसने लगना, तो ये सब किस में आएगा, आपका रिग्रेशन में आएगा। सब्लिमेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि जो भी मतलब जैसे जो भी हमारी मतलब नेगेटिव चीज है, हमारा गुस्सा है, एग्रेशन ही है, ठीक है, उसको हम क्या कर दे, किसी दूसरे उसका सब्स्टिट्यूट कर दे, ऐसी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूशन करे, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करे, उस चीज को उस ऑब्जेक्ट के साथ सब्स्टिट्यूट करे जो जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। जैसे मिल्खा सिंह, उनको गुस्सा बहुत आता था, तो आर्मी में वो नहीं रह पाए, ठीक, तो उसका गुस्सा क्या किया गया, उन्होंने अपने रनिंग में लगा दिया, ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्लिमेट कर दिया। मतलब हम अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे तो हम स्पोर्ट्स में अच्छा कर ले, ठीक है। हम पढ़ाई मतलब पढ़ाई में ये नहीं है, मतलब इसमें ठीक जैसे हमारा गुस्सा है, ठीक है, तो उसको हम क्या करें, जो भी चीजें हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज में अच्छा नहीं कर पा रहे तो उस वहां पे अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम क्या करें, दूसरी जगह पे जाके उसको कंपनशेट, मतलब उस दूसरी जगह पे जाके उसका यूज करे, और ऐसे यूज करे कि वो सोशली एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। स्पोर्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे गुस्से को हम वहां पे जाके कमर्शियल वहां पे जाके लगा सकते हैं, वहां पे उसका सारा गुस्सा निकाल सकते हैं, वो एक पॉजिटिव वे में जाएगा, नेगेटिव वे में नहीं जाएगा। मतलब जो भी चीजें नेगेटिव हैं उसको पॉजिटिव वे में लाना, जिससे वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। तो ये कुछ डिफेंस मैकेनिज्म थे आपके। डिटेल में आपके पास जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सरफेस लेवल पे बता दिया, वहां पे डिटेल में हमने
विद एग्जांपल्स में बात की है। तो आज हमने क्या देखा, जो आपकी थ्योरी है ये वाली, एक मिनट, ये रही, एक मिनट, हमने कई सारी थ्योरीज के बारे में बात की थी, टाइप अप्रोच, स्टेट अप्रोच, ठीक है, जिसमें हमने सिर्फ आज यहाँ पे साइको एनालिटिकल अप्रोच के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें साइको एनालिटिकल अप्रोच में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, या तो डिफेंस मैकेनिज्म से आएगा, कॉन्शियसनेस से आएगा, ठीक है, किसने दिया था, ठीक है, क्या क्या इंस्टिंक्ट्स के बारे में पूछेगा, स्टेजेस के साइको जो उसके स्ट्रक्चरल कंसेप्ट है उसके बारे में पूछेगा। तो ये सारी चीजें हमने आज ये थ्योरी डिस्कस कर ली। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं कोशिश करूंगी ट्रेड और टाइप अप्रोच को एक साथ कवर करूं, ठीक है, जिसमें हम हिप्पोक्रेट्स, क्रिश्मर, शेल्डन, जंग, ठीक है, और ओलपोर्ट और केटल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ में एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।